Hi students, myself Professor Vikas Shukla. Today I am going to take the chapter Solution and Colligative Property. It is my 12th lecture of this chapter. ये इस चैप्टर का मेरा 12वां लेक्चर है और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया था। अब आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सॉल्बिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, यानी कि कोई भी गैसियस नेचर का सॉल्यूट है वो लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा तो इससे लिक्विड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आप जानते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि सॉल्युबिलिटी 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा प्रेशर। तो अगर हम लोग किसी गैस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट में देखते हैं तो ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। पहला जो फैक्टर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया बेटा? गैस हो गया। एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ? वाटर मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ। इसके बेस पर मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि कुछ गैस ऐसे होते हैं जैसे अमोनिया हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया बेटा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हो गया। ये सब ऐसे गैस सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ये हाईली सॉल्युबल इन, किसमें हाईली सॉल्युबल होते हैं बेटा? वाटर में। यहीं पर जब हम लोग दूसरे तरीके की गैसेस की बात करते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जितने भी इनर्ट गैस हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन सब की बात करता हूँ तो इन गैस सब्सटेंस का नेचर इसके ठीक कंट्रास्टिंग होता है। ये गैस सब्सटेंस वाटर में या तो इनसॉल्युबल होते हैं या बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? इनसॉल्युबल यानी कि अघुलनशील, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं बेटा स्लाइटली सॉल्युबल, बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। और किसमें कम सॉल्युबल होते हैं? इन वाटर। अब ऐसा क्यों होता है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइप का गैस है जैसे अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सब वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं, जबकि वहीं पे दूसरी तरीके की गैस देखें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इनर्ट गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम होती है या नहीं होती है। तो ये देखा गया है कि ऐसे गैस सब्सटेंस जो वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन शो करते हैं उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब वो वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन शो करेंगे यानी कि नए तरीके की कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, तो ऐसे गैस सब्सटेंस जो वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं वो हाईली सॉल्युबल होते हैं। तो ये वाले जो गैस सब्सटेंस हैं ये वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं। आइए देखें कैसे केमिकली रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ अमोनिया की बात करता हूँ तो ये अमोनिया वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH का फॉर्मेशन करता है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, ये वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट करता है और किसका फॉर्मेशन करेगा? ये बनाएगा H2SO3। इसको कहते हैं सल्फरस एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सल्फरस एसिड कहते हैं। ये सल्फरस एसिड का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरीके से SO3 है, ये वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट करता है तो इससे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड H2CO3 का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक्वस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये HCl ये क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये देखिए इसको हम लोग कहेंगे
हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये जब हाइड्रोजन क्लोराइड है तो ये गैस के फॉर्म में है। जब ये वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट करता है या वाटर में इसको डिजॉल्व किया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में चेंज हो जाएगा। और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड होता है। ये देखिए, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और जब एसिड का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ से H+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। ये एसिड है मतलब H+ देगा, प्रोटॉन देगा। तो ऐसे गैस सब्सटेंस जो वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी अधिक होती है, जबकि अगर ऐसे गैस सब्सटेंस जो वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं तो इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी नहीं होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो गैस सब्सटेंस है ये क्या करेंगे, केमिकली रिएक्ट विद वाटर, इस वजह से इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर इन सब गैस सब्सटेंस की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, डू नॉट अंडरगोज केमिकल रिएक्शन विद, किसके साथ, वाटर के साथ। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ गैस सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी आप देखोगे वाटर में सॉल्युबिलिटी अधिक होती है एथिल अल्कोहल के कंपेयर में, वहीं पे दूसरे गैस सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी है ना इससे डिफर करती है। तो आइए हम लोग चलते हैं। अब मैं आपको नोट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग देखते हैं तो ये ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, CO2, ये सब गैस सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी एथिल अल्कोहल में अधिक होता है एज कंपेयर टू वाटर एट गिवन टेम्परेचर प्रेशर पर। तो हम लोग कह सकते हैं कि मोर सॉल्युबल इन इथेनॉल, एथिल अल्कोहल में, एज कंपेयर टू वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर इन गैस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, CO2 की सॉल्युबिलिटी हम लोग देखें तो एथिल अल्कोहल में अधिक होती है एज कंपेयर टू वाटर। ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम लोग वहीं पर दूसरी तरफ कंपेयर करते हैं तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया बेटा, अमोनिया गैस हो गया, ये कुछ गैस सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में अधिक होती है एज कंपेयर टू एथिल अल्कोहल। तो हम लोग कह सकते हैं कि मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर्ड टू एथिल अल्कोहल C2H5OH एट गिवन, या कह सकते हैं सेम टेम्परेचर प्रेशर पर, एट, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं ना, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे जो तक कारण यह है कि ये जितने भी सब्सटेंस हैं इन सब्सटेंस का डाइपोल मोमेंट वैल्यू कैसा होता है बेटा, 0 होता है। अगर इनमें हम लोग डाइपोल मोमेंट म्यू नेट की वैल्यू देखते हैं तो इनके केस में वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है। जैसे O2 और N2 होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं तो इनके में डाइपोल मोमेंट वैल्यू 0 होगा, और CO2 बेटा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है लेकिन इसमें भी नेट डाइपोल मोमेंट वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। तो एथिल अल्कोहल कैसा है, ये नॉन पोलर होता है। वाटर कैसा है, पोलर है। तो ये भी नॉन पोलर नेचर शो करते हैं। तो नॉन पोलर वाले नॉन पोलर में सॉल्युबल होते हैं, जिनका डाइपोल मोमेंट वैल्यू 0 होता है वो जनरली नॉन पोलर बिहेवियर शो करते हैं। और ये एथिल अल्कोहल है, ये भी कैसा है, ये नॉन पोलर नेचर वाला है, ये आयोनाइज नहीं होता है,
तो इनका नेचर सेम होने की वजह से ये इसमें सॉल्युबल होते हैं, जबकि वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। अगर यहीं पर हम लोग इसकी बात करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, अमोनिया की बात करते हैं, तो इनके केस में आप क्या देखोगे कि इनके केस में जो नेट डाइपोल वैल्यू होती है, म्यू नेट की वैल्यू, ये कभी भी जीरो नहीं होती है, यहाँ पर कुछ न कुछ वैल्यू होती है। तो जब ये इनकी वैल्यू जीरो नहीं होती है तो ये किस तरीके के मॉलिक्यूल होंगे? पोलर होंगे, पोलर। और वाटर भी कैसा होता है? पोलर सॉल्वेंट होता है। आप सभी लोग जानते हो कि वाटर भी कैसा होता है? पोलर नेचर का होता है। तो ये सिमिलरिटी होने की वजह से ये पोलर वाला पोलर में सॉल्युबल होगा और एथिल अल्कोहल में इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। इस तरीके से ये बातें आपको समझ में आ गई। इसके बाद मैं आपको सेकेंड पॉइंट बताने जा रहा हूँ, और ये सेकेंड पॉइंट क्या है? टेम्परेचर। कि टेम्परेचर किस तरीके से जो है अफेक्ट करेगा किसी भी गैस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को। तो आइए टेम्परेचर की मैं बात करता हूँ। अब मैं आपको किसी भी गैस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले सेकेंड फैक्टर की बात कर रहा हूँ, और वो सेकेंड फैक्टर क्या है बेटा? टेम्परेचर है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप देखते हैं तो ये रिलेशनशिप इन्वर्सली आता है। इन्वर्सली रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और टेम्परेचर कम करने पर गैस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ये बात बिल्कुल सही भी है। ऐसा क्यों होता है? जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, वो लिक्विड के सरफेस पर आ जाएगा, सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो लिक्विड मॉलिक्यूल से स्किप करना चाहेगा, उससे दूर जाना चाहेगा, कभी भी उसमें सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है ना? बात आई समझ में? अब अगर हम लोग इसका एक दूसरा फैक्टर देखें तो अगर कोई भी गैस सब्सटेंस है, अगर उस गैस सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट, जैसे सॉल्वेंट मान लेते हैं कि वाटर है, इसमें डिजॉल्व करते हैं, तो डिजॉल्व करने पर किसका फॉर्मेशन होता है? गैसियस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ ही साथ इस प्रोसेस में हीट एनर्जी भी बाहर निकलती है। अगर ये हीट एनर्जी बाहर निकल रही है तो ये किस तरीके की प्रोसेस हो गई बेटा? ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो गई। अगर ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि हीट एनर्जी इवॉल्व होगा, बाहर निकलेगा हीट एनर्जी। और अगर ये हीट एनर्जी बाहर निकल रहा है एक्जोथर्मिक प्रोसेस में, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्वेंट में गैस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है ना? और टेम्परेचर कम करने पर गैस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी अकॉर्डिंग टू ली चैटेलर प्रिंसिपल। तो ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? ये हो रहा है अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ये बात आप ध्यान रखिएगा, फिर से इस बात को समझिए। मैंने आपको बताया कि अगर किसी गैस सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट जैसे वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो गैसेस सॉल्यूशन बनेगा। गैसेस सॉल्यूशन के साथ साथ हीट एनर्जी भी बाहर निकलती है। अगर हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, मतलब ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलर प्रिंसिपल अगर हम लोग देखते हैं तो ली चैटेलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देंगे तो गैस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में कम हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो गैस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी बेटा। ठीक है ना? आया समझ में? यानी कि गैसेस सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। ये अकॉर्डिंग टू ली चैटेलर प्रिंसिपल हुआ। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसके साथ साथ मैं आपको नोट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ये नोट के इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉम्पिटिटिव पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे नोट का पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये भी नॉन पोलर है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ये भी नॉन पोलर है, इसका डाइपोल मोमेंट वैल्यू 0 होता है, दोनों का 0 होता है। लेकिन अगर किसी टेम्परेचर पर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर दोनों गैस में कंपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन से अधिक होगी बेटा। तो ये देखिए क्या हो गया, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज
more than nitrogen gas at a given temperature and pressure। गिवन टेम्परेचर और प्रेशर का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर हम लोग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस में कंपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन गैस के कंपेयर में थोड़ी सी अधिक होती है। हालांकि दोनों गैस में एक कॉमन बात है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पर, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर दोनों में इंडिविजुअली कंपेयर करें तो ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन गैस के कंपेयर में अधिक होती है। इसके पीछे कारण क्या है बेटा, आप जानते हो कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जबकि डबल बॉन्ड कम एनर्जी में ही टूट जाता है। इसीलिए जब बॉन्ड टूटेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन गैस के कंपेयर में थोड़ी अधिक होती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर, और अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो ऐसी कंडीशन में दोनों गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरा नोट का मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताने जा रहा हूँ, ये देखिए, अगर हम लोग देखते हैं कि कुछ गैस सब्सटेंस हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया और इनर्ट गैस है बेटा। इनर्ट गैस का मतलब जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, इन सब की बात करता हूँ। तो ये ऐसे गैस सब्सटेंस हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर, अगर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन वाटर में नहीं। किसमें? नॉन एक्वस सॉल्यूशन में, जैसे हाइड्रोकार्बन में, बेंजीन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ईथर में, इन सब में। तो ये सब ऐसे गैस सब्सटेंस हैं, देखिएगा, देयर सॉल्युबिलिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेज on increasing temperature in non-aqueous solvent। और नॉन एक्वस सॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे बेंजीन हो गया, जैसे C2H5OH हो गया बेटा, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, जैसे एसीटोन हो गया, ईथर हो गया, इन सब में। एक बार फिर से समझिएगा, मैंने आपको क्या बोला कि कुछ गैस सब्सटेंस जैसे हाइड्रोजन हो गया, इनर्ट गैस हो गया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इन सब की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, लेकिन वाटर में नहीं। किसमें? नॉन एक्वस सॉल्वेंट में बढ़ती है, जैसे बेंजीन, ईथर, एल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन, इन सब में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं आपको थर्ड फैक्टर पढ़ाऊंगा, और वो थर्ड फैक्टर क्या है बेटा? वो थर्ड फैक्टर प्रेशर है। तो आइए अब प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको थर्ड फैक्टर बताने जा रहा हूँ, प्रेशर, विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस सॉल्यूट इन गिवन लिक्विड सॉल्वेंट, मतलब वाटर में लिक्विड सॉल्यूशन है। जनरली बेटा, पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि तीनों फैक्टर में मैंने आपको नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बताया, दूसरा टेम्परेचर बताया, और तीसरा फैक्टर बताने जा रहा हूं प्रेशर। तो तीनों फैक्टर में प्रेशर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नीट और जेईई एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जनरल सी बात होती है, जनरली देखा गया है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ये डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है? ये प्रेशर पर डिपेंड करेगा। कहने का मतलब जो तक क्या हुआ कि अगर किसी गैस सब्सटेंस पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, गिवन टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ा देंगे तो गैस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये देखिए,
एट कांस्टेंट टेम्परेचर या गिवन टेम्परेचर, ये कंडीशन अप्लाई होती है। इसके पीछे कारण क्या है, जैसे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और गैस सब्सटेंस के ऊपर अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा देंगे तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, और जब एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगे तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा, और जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा बेटा तो ये गैस मॉलिक्यूल लिक्विफाई हो जाएंगे, मतलब लिक्विड जैसी प्रॉपर्टी रखने लगेंगे, और जब लिक्विड जैसी प्रॉपर्टी आने लगेगी इनमें तो इनको आसानी से सॉल्युबल बनाया जा सकता है, ये आसानी से सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो सकते हैं। तो मैंने लिखा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर जो बढ़ाने पर गैस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है, और प्रेशर कम करने पर गैस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है बेटा, ये आप रिलेशन याद रखिएगा। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका नाम हेनरी है। तो हेनरी ने 1803 में अपना एक लॉ दिया था जो गैस की सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है, और इनके इस लॉ को पॉपुलरली कहते हैं हेनरी लॉ के नाम से जाना जाता है। इट इज कॉल्ड एज द हेनरी लॉ। तो हेनरी ने जो तो क्या बोला कि कोई भी गैस सब्सटेंस है, उस गैस सब्सटेंस का किसी सॉल्यूशन में जो मास होगा वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है, प्रेशर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि इनके लॉ को मैं जो था ऐसे कह सकता हूँ कि मास ऑफ गैस सब्सटेंस इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्रेशर पर डिपेंड करेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, ये P हो गया, ये ऐसा रिलेशन हुआ बेटा। यहाँ पर अगर मैं जो है M की बात करता हूँ तो ये क्या है, मास ऑफ गैस इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, या इसी को हम लोग कह सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। ये P क्या है बेटा, ये P प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्वेंट, ये। और यहाँ पर जो आप K देख रहे हो, ये K क्या है, K को हम लोग कहेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहेंगे। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करता है बेटा, इसकी वैल्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात किस पे डिपेंड करता है बेटा, बोलो, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये सारी बातें आप ध्यान रखना, भूलना मत। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, हेनरी लॉ क्या कहता है कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूशन में गैस सब्सटेंस का कितना मास डिजॉल्व होगा, ये किस पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा, प्रेशर पर, गैस के प्रेशर पर डिपेंड करेगा। तो M डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्रेशर, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक यहाँ पे कांस्टेंट K आ जाएगा इनटू P। तो M क्या है, मास ऑफ गैस इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, या मास ऑफ गैस इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कह सकते हैं, ठीक है ना। फिर ये K क्या कहलाता है, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहेंगे। इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और ये P क्या है, P को कहते हैं प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, विद सॉल्वेंट, ये कहा जाता है। फिर ये जो आप देख रहे हो, इसी को हम लोग एक दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं, हेनरी के लॉ को। हेनरी ने ये भी बोला कि किसी भी सॉल्यूशन में गैस सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी होती है बेटा, क्या होती है, सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, गैस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी, ये डिपेंड करेगा प्रेशर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। यानी कि इसी को हम लोग कह सकते हैं कि S का मतलब सॉल्युबिलिटी हो गया, ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब में या मोल पर लीटर में, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी गैसेस सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। तो S डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन P पर। तो जब ये S यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक यहाँ पे कांस्टेंट आता है, ये P हो गया बेटा। ये दूसरा रिलेशन हुआ, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये S क्या है, तो अगर हम लोग S की बात करते हैं
तो ये कहलाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है, या मोल पर लीटर भी कह सकते हैं। यहाँ पर P क्या है, ये प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्वेंट है, सेम चीज है। और ये K क्या कहलाएगा बेटा, K को यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, इस तरीके से। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि K इक्वल टू ये S/P कहेंगे, ये फॉर्मूला हो गया। यानी कि यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K इक्वल टू सॉल्युबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ गैस। और अगर हम लोग K की यूनिट की बात करते हैं तो इस K का यूनिट क्या होगा, अगर हम लोग इस K के यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू एटमॉस्फेयर हो जाएगा, या मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर एटमॉस्फेयर हम लोग कह सकते हैं। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस लॉ को फिर से समझिए। हेनरी लॉ क्या कहता है कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्यूशन में गैस सब्सटेंस के प्रेशर पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, उसका मास बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी अधिक होगी, जाहिर सी बात है। तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन P, तो S इक्वल टू K इंटू P, ठीक है ना, बात है समझ में। या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि K इक्वल टू S/P, तो K इक्वल टू S/P, K यहाँ पर इसको हेनरी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। और K की यूनिट क्या होती है बेटा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू एटमॉस्फेयर, या मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर एटमॉस्फेयर, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि डाल्टन्स ने भी अपना कुछ व्यू रखा था गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में। फिर बाद में डाल्टन्स के लॉ और हेनरी के लॉ को पैचअप कर दिया गया था, मिक्स करके एक नया फार्मूला बना था। तो उस फार्मूले के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए, जब किसी गैस सब्सटेंस के सॉल्युबिलिटी का सॉल्वेंट में इफेक्ट जब देखा जा रहा था, तब उसी समय एक साइंटिस्ट थे बहुत ही पॉपुलर, जिनका नाम था डाल्टन। तो डाल्टन ने जो है डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ दिया था। डाल्टन्स का अपना जो लॉ था उसको कहते हैं डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। तो उस समय उन्होंने एक बात जो तक कहा कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी गैस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल प्रेशर होता है। उस गैस का अपना खुद का प्रेशर क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी सॉल्यूशन में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 सभी गैस हैं, तो जिस गैस सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर यानी कि उसका खुद का वैल्यू प्रेशर का अधिक होगा, उस गैस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी भी अधिक होगी। तो अगर मान लीजिए कि CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो CO2 गैस विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो इस बात को इन्होंने बोला था। तो डाल्टन्स ने उसी समय क्या बताया, डाल्टन्स ने अपना जो लॉ दिया था उसको कहते हैं डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ कहते हैं। और इन्होंने बताया था जो किसी गैस की सॉल्युबिलिटी हो गई, गैस की सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्वेंट में जैसे वाटर में, ये किस पे डिपेंड करता है, उस गैस सब्सटेंस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सब्सटेंस इस पे डिपेंड करेगा। यानी कि दो या दो से अधिक गैस में हम लोग कंपेयर करते हैं, तो जिस गैस सब्सटेंस के पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है बेटा, इंडिविजुअल प्रेशर को कहते हैं पार्शियल प्रेशर। किसी भी गैस का अपना जो खुद का प्रेशर होता है, इंडिविजुअल प्रेशर, जो उसका खुद का प्रेशर होता है, उसी को कहते हैं पार्शियल प्रेशर। तो जिस गैस सब्सटेंस का इंडिविजुअल प्रेशर की वैल्यू अधिक होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी अधिक होगा, और जिसका पार्शियल प्रेशर वैल्यू कम होगा बेटा उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। ऐसा किसने बताया था, डाल्टन्स ने बताया था। और डाल्टन्स ने कहाँ पे बताया था, अपने डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ में बताया था। फिर बाद में इनकी बात भी सही पाई गई कि ये बात भी बिल्कुल सही है भाई, कि किसी गैस की सॉल्युबिलिटी गैस के पार्शियल प्रेशर पर, उसके खुद के प्रेशर पर भी डिपेंड करती है। और उधर हेनरी का लॉ भी सही पाया गया था कि किसी गैस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी या किसी सॉल्यूशन में किसी गैस सब्सटेंस का मास उस पर गैस सब्सटेंस के प्रेशर पर डिपेंड करता है। ये दोनों बातें सही थी। तो बाद में दोनों को जो था मिक्स कर दिया गया था। किसको मिक्स किया गया था, हेनरी लॉ को। देखिएगा ये हेनरी लॉ
और डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, इन दोनों लॉ को मिक्स कर दिया गया बेटा। और दोनों लॉ को जो मिक्स करने के बाद एक कॉमन लॉ बताया गया, एक कॉमन रूल दिया गया। और क्या कहा गया कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, किसी गिवन टेम्परेचर पर किसी भी गैस का पार्शियल वेपर प्रेशर उस गैस सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक है ना। यानी कि ये देखिए, मैं इसको कहूँ कि P डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन। तो जब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, KH बोलते हैं, इनटू X हो गया। ये फॉर्मूला आ गया बेटा। यहाँ पर P जो थे क्या कहेगा, P को हम लोग कह सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस। ये X क्या कहलाता है, इसको कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और ये KH क्या कहलाता है बेटा, इसको कहते हैं हेनरिज कांस्टेंट कहते हैं, या हेनरी लॉ कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो दोनों लॉ के मिलाने से कंबाइंड क्या रूल आया कि किसी भी गैस का पार्शियल वेपर प्रेशर उस गैस सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक है ना। या ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर गैस सब्सटेंस का, मोल फ्रैक्शन गैस सब्सटेंस और हेनरी कांस्टेंट दोनों के मल्टीप्लिकेशन के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। यही एक कंबाइंड लॉ बना था बेटा। और इस फॉर्मूले पे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये जो KH है, इस KH को कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, इसको हेनरी कांस्टेंट कहते हैं या हेनरी लॉ कांस्टेंट कहते हैं। तो ये जो हेनरी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस, गैस सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है। दूसरी बात नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब पोलर सॉल्वेंट है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है ना। नॉन पोलर में भी कौन सा है, बेंजीन है कि एथिल अल्कोहल है, क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। साथ ही साथ आप देखोगे किस पर डिपेंड करता है बेटा, बोलो, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो आप याद रखिएगा कि ये जो KH की वैल्यू होती है, ये KH हेनरी कांस्टेंट नेचर ऑफ गैस यानी कि सॉल्यूट के नेचर पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अब इसके बाद मैं आपको नोट का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं जो कॉम्पिटिटिव पर्पज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आइए हम लोग नोट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि हेनरी कांस्टेंट KH की वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट मतलब गैस के नेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है। तो अगर डिफरेंट टाइप के गैस हैं और उन डिफरेंट टाइप की गैस को सेम सॉल्वेंट जैसे वाटर में रखा गया है, ठीक है ना, लेकिन टेम्परेचर भी सेम है, तो KH वैल्यू अलग अलग आता है। यानी कि KH वैल्यू इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस सब्सटेंस। सेम टेम्परेचर सेम सॉल्वेंट में अलग अलग गैस सब्सटेंस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग आती है। मैंने एक टेबल बनाया है, इस टेबल से आपको दिखा रहा हूँ, समझिएगा। मैंने लिखा कि डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है, एंड सेम सॉल्वेंट। अगर मान लेते हैं कि वाटर क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो ऑक्सीजन का 293 केल्विन पर 34.86 किलो बार ये KH की यूनिट है, इतनी वैल्यू होती है KH की। उसी नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन की जगह मैं नाइट्रोजन ले लेता हूँ, टेम्परेचर सेम है, सॉल्वेंट वाटर ही है, तो देखिए वैल्यू कितना हो जाता है, 76.48 आ जाता है बेटा। देख रहे हैं ना, अलग हुआ ना, डिफर किया है ना। ऑक्सीजन के लिए कितना था, 34.86, जबकि नाइट्रोजन के लिए कितना है, उसी टेम्परेचर पर उसी सॉल्वेंट में 76.48 किलो बार है। हाइड्रोजन गैस की बात करता हूँ, अब देखिए गैस चेंज हो गया,
टेम्परेचर सेम है, 293 केल्विन टेम्परेचर है, तो 293 केल्विन पर 69.16 है। अब ये वैल्यू आप देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से अलग है कि नहीं, डिफर कर रहा है कि नहीं। यानी कि क्या समझ में आया कि एट डिफरेंट टेम्परेचर एट सेम टेम्परेचर फॉर डिफरेंट गैसेस सब्सटेंसेज इन सेम सॉल्वेंट KH वैल्यू डिफर। यानी कि KH वैल्यू किस पर डिपेंड करता है बेटा, बोलो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा। तो एक बात यहाँ से समझ में आ रही है कि जो KH की वैल्यू होती है ये किस पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, जबकि सेम टेम्परेचर ले रहा हूँ और सेम सॉल्वेंट ले रहा हूँ तब। ठीक है ना, इसी को हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। अब जैसे ऑक्सीजन की बात करता हूँ, तो ऑक्सीजन गैस का 303 केल्विन पर KH वैल्यू 46.82 है। वहीं पर नाइट्रोजन गैस का 303 केल्विन पर 88.84 है। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू डिफर कर रहा है ना, आए समझ में। तो यानी कि क्या हुआ कि आप देख रहे हो कि गैस चेंज हो रहा है, तो भले जो टेम्परेचर सेम है लेकिन KH वैल्यू डिफर कर रहा है कि नहीं। यानी कि KH वैल्यू इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस सब्सटेंस। इस बात को आप ध्यान रखना, भूलना मत। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे KH की वैल्यू भी बढ़ेगी। यानी कि जो KH की वैल्यू होती है किसी भी गैस के लिए, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है बेटा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH वैल्यू भी बढ़ेगा। जैसे 293 से 303 किया, 10 केल्विन का डिफरेंस हुआ, तो आप देखो यहाँ पर KH वैल्यू जो था बेटा क्या हो गया, इंक्रीज कर रहा है ना। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ KH वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, INC का मतलब इंक्रीज कर रहा है। जैसे नाइट्रोजन गैस के लिए 293 से 303 किया, 10 केल्विन बढ़ा, तो ऐसी कंडीशन में आप देखो बेटा यहाँ पे KH वैल्यू ये भी इंक्रीज कर रहा है कि नहीं बेटा। अगर हाइड्रोजन गैस के लिए देखिए 293 से 298 केल्विन, 5 केल्विन बढ़ गया, तो 5 केल्विन बढ़ने पर आप देखो KH वैल्यू भी तो बढ़ रहा है ना, 69.16 से 71.18 हो रहा है। तो ये वैल्यू भी क्या हो रही है बेटा, बोलो इंक्रीज कर रहा है ना। ठीक है, याद रखेंगे। फिर आप याद रखो कि नीट और जे एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा KH वैल्यू, मैक्सिमम KH वैल्यू किस गैस का होता है। तो आपको याद रखना है बेटा, हीलियम गैस का KH वैल्यू है ना वाटर में सबसे अधिक होता है बेटा। KH वैल्यू हीलियम गैस का सबसे अधिक होता है। सबसे कम, सबसे मिनिमम KH वैल्यू किसका होता है, CO2 गैस का। तो आप देखो बेटा हीलियम का 293 केल्विन पर 144.97 या लगभग 145 किलो बार बोल सकते हैं। तो ये देखिए ये हीलियम गैस है जिसके लिए याद रखना मैक्सिमम KH वैल्यू होता है बेटा, ये मैक्सिमम KH वैल्यू होता है। इसी तरीके से अगर मैं CO2 गैस के लिए बात करता हूं तो 298 केल्विन पर वैल्यू कितनी है, 1.67, ये मिनिमम वैल्यू है। तो अगर मैं CO2 गैस के लिए बात करता हूं, CO2 गैस के लिए ये देखिए, तो जो मिनिमम KH वैल्यू है ये किसके लिए होती है, CO2 गैस के लिए। इसको आप भूलिएगा नहीं। मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए होता है बेटा, हीलियम गैस के लिए, और CO2 गैस के लिए मिनिमम KH वैल्यू होता है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैक्सिमम वैल्यू है बेटा, मैक्सिमम KH वैल्यू है, ये बात आप ध्यान रखना। और ये कैसा है, ये मिनिमम KH वैल्यू है। जितने भी गैस होते हैं सभी गैस में मिनिमम KH वैल्यू CO2 के लिए होता है और मैक्सिमम KH वैल्यू हीलियम के लिए होता है। अगर सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है तब। ये बातें आप ध्यान रखोगे, भूलोगे नहीं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर सेम गैस सब्सटेंस किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर अलग अलग सॉल्वेंट में रखा है, तो सेम गैस सब्सटेंस के लिए उसी टेम्परेचर पर, उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का नेचर चेंज होने पर KH वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो मैं नोट के सेकंड पॉइंट में आपको बताने जा रहा हूं। ये नोट का फर्स्ट पॉइंट था, अब नोट के सेकंड पॉइंट में बताने जा रहा हूं। अभी बच्चों मैंने आपको बताया कि KH वैल्यू, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। सेम गैस सब्सटेंस को सेम टेम्परेचर पर अलग अलग सॉल्वेंट में रखें तो KH वैल्यू अलग अलग आता है, डिफरेंट आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ KH
फॉर सेम गैस सब्सटेंस एट सेम टेम्परेचर, और मैंने यहाँ पर टेम्परेचर 298 केल्विन माना हुआ है, ठीक है ना, डिफर इन डिफरेंट सॉल्वेंट। जैसे अगर हम लोग फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन को वाटर में रखते हैं। वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट है, याद रखिएगा, वाटर कैसा सॉल्वेंट है बेटा? पोलर। तो इसमें KH वैल्यू 71.18 किलो बार आता है। जबकि इसी हाइड्रोजन को जब बेंजीन में रखते हैं, और ये बेंजीन किस तरीके का सॉल्वेंट है, इसको हम लोग कहेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट कहेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। यहाँ पर KH वैल्यू 3.67 है, जबकि हाइड्रोजन गैस को ही रख रहे हैं, नेचर ऑफ गैस सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, लेकिन सॉल्वेंट अलग अलग होने के कारण KH वैल्यू अलग अलग हो गई कि नहीं। यानी कि बेटा इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो KH वैल्यू है, ये KH वैल्यू ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर फॉर सेम गैस सब्सटेंस। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसी तरीके से जैसे जब मैं CO2 गैस की बात करता हूँ, तो CO2 गैस का वाटर में KH वैल्यू 1.67 है, जबकि सेम टेम्परेचर 298 केल्विन पर बेंजीन में 0.11 किलो बार है बेटा। इसी तरीके से मीथेन गैस की बात करता हूँ, तो मीथेन गैस का वाटर में 298 केल्विन टेम्परेचर पर KH वैल्यू 41.85 है, जबकि इसी CH4 गैस का बेंजीन में 298 केल्विन टेम्परेचर पर ही KH वैल्यू 0.57 किलो बार है। देखा? तो यानी कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर है, गैस सब्सटेंस भी सेम है, लेकिन अगर सॉल्वेंट का नेचर चेंज हो रहा है बेटा, तो ऐसी कंडीशन में KH वैल्यू भी चेंज हो जाता है। यानी कि KH वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट फॉर सेम गैस सब्सटेंस एट गिवन टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान देने वाली है। अगर आप देख रहे हो कि पोलर सॉल्वेंट में KH वैल्यू अधिक है और नॉन पोलर वाले में कम है। पोलर में मतलब वाटर में अधिक है, बेंजीन नॉन पोलर है, इसमें कम है। वाटर में KH वैल्यू अधिक है, बेंजीन में KH वैल्यू कम है। यानी कि बेटा पोलर के कंपेयर में नॉन पोलर में KH वैल्यू कम होती है बेटा। ये बातें भी समझना। देखो यहाँ पर ये डिक्रीज कर रहा है बेटा, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डिक्रीज कर रहा है, KH वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। ये KH वैल्यू क्या कर रहा है बेटा? डिक्रीज कर रहा है। तो एक बात हम लोग यहाँ पे और कंक्लूड कर सकते हैं, और क्या कंक्लूड कर सकते हैं बेटा? कि KH वैल्यू ऑफ गिवन मतलब जो भी गैस दी रहेगी, ऑफ इट गिवन बैटरी, इन बातों को देखने से यह समझ में आ रहा है कि केवल KH वैल्यू ऑफ ए गिवन गैस सब्सटेंस एट गिवन टेम्परेचर सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड कर रहा है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में वैल्यू हमेशा कम होगी पोलर के कंपेयर में। तो देखो नॉन पोलर इन हम कह देते हैं, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट हैव लेसर वैल्यू एज कंपेयर टू पोलर सॉल्वेंट। ये बात आप ध्यान रखिएगा बेटा, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको नोट का थर्ड पॉइंट बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक रिलेशन बताने जा रहा हूं। आइए उस रिलेशन को देखते हैं। अब मैं आपको नोट का थर्ड पॉइंट बताने जा रहा हूं। अगर हम लोग किसी गैस के लिए KH वैल्यू देखते हैं, तो ये जो किसी भी गैस के लिए जो KH की वैल्यू होती है, ये डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है बेटा? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो KH की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम होगा तो KH की वैल्यू भी कम हो जाएगी। आपने नोट नंबर फर्स्ट में देखा हुआ ये बातें। और आप जानते हो कि टेम्परेचर बढ़ने पर गैस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में कम हो जाती है। तो यानी कि सॉल्युबिलिटी के साथ इन्वर्सल रिलेशनशिप है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सॉल्युबिलिटी
ऑफ गैस सब्सटेंस। किसी गैस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो जाती है, तो यहां पर टेम्परेचर के साथ केएच वैल्यू का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो केएच टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि अगर केएच वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जा रही है, यानी कि केएच वैल्यू बढ़ने पर भी गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ये रिलेशन आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। यानी कि अगर किसी गैस सब्सटेंस का केएच वैल्यू बढ़ेगा तो उस गैस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन नीट और जे एग्जाम में आ चुका है कि व्हाई द एनिमल्स फाउंड इन कोल्ड वाटर फील्स मोर कंफर्ट एज कंपेयर टू एनिमल्स सेम एनिमल फाउंड इन हॉट वाटर। ऐसा क्यों होता है? आप ये देखो बेटा, क्वेश्चन ये है व्हाई द एनिमल्स फाउंड in cold water feels more comfort as compared to hot water। ऐसा है। अब इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है केएच वैल्यू ऑफ कोल्ड वाटर इज लो, ऐसा दिया गया है, या सॉरी हाई कर देते हैं, इज हाई, ऐसा। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन है केएच वैल्यू ऑफ हॉट वाटर इज लो। तीसरा ऑप्शन दिया गया है केएच वैल्यू ऑफ हॉट वाटर इज हाई। और चौथा ऑप्शन दिया गया है solubility of gas is not related with KH value, या मैं लिख देता हूं कि none of statement correct। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा नीट और जे एग्जाम में। तो देखो अभी मैंने बताया कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो केएच की वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर केएच की वैल्यू बढ़ गई तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सब्सटेंस कम हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग देखें तो ये जो कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा सॉल्युबल होगा, मोर O2 सॉल्युबल, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, मोर O2 सॉल्युबल। और हॉट वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होगी, लेसर O2 सॉल्युबल। तो अगर वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होगी तो कोई भी एक्वेटिक एनिमल है उसको रहने में दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, ब्रीदिंग में दिक्कत होगी। तो कौन सा आंसर होगा बेटा? केएच वैल्यू ऑफ हॉट वाटर इज हाई, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये बातें आप ध्यान रखना, भूलना मत, ठीक है ना? तो इस तरीके से आज का लेक्चर आपको समझ में आया। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया तो मेरे YouTube चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।